नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं हमारे जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बीएफएम का यूनिट 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेस्ड है टीटी बाइंग, टीटी सेलिंग, बिल बाइंग, बिल सेलिंग। बेसिकली लोगों को, स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि किस रेट को कहाँ अप्लाई करें। तो आज मैं आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल निश्चिंत रूप से आप रहिए, वीडियो को अंतिम तक देखिए। तो दोस्तों, आपको इसका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कहाँ हम टीटी बाइंग रेट लगाएंगे, कहाँ बिल बाइंग रेट लगाएंगे, कहाँ टीटी सेलिंग रेट लगाएंगे, कहाँ बिल सेलिंग रेट लगाएंगे। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के और वीडियोस आप जो कि मैं आपको सैंपल प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों, तो यदि आप चाहते हैं इस तरह के और वीडियोस आप तक पहुंचे, दोस्तों मैंने एक सीआईबी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम करके लॉन्च किया है। तो दोस्तों, आप उसमें इनरोल हो जाइए। उसमें आपको फॉलोइंग बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको दोस्तों हर एक कंसेप्ट का वीडियो लेक्चर मिलेगा दोस्तों। जैसे जैसे मैंने बिल बाइंग रेट, बिल सेलिंग रेट है, इसमें मैंने 45 मिनट्स के वीडियो बना रखे हैं। इसमें मैंने कंसेप्ट समझाया है, फिर उस पर एप्लीकेशन करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल भी करवाए हैं, आप जैसे देख सकते हैं। तो एक एक कंसेप्ट का वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, हर एक वीकेंड को, जनरली संडे को लाइव जूम सेशन होता है। यहाँ पे आपका डाउट क्लियरेंस होगा और दोस्तों कुछ एमसीक्यूज लाइव प्रैक्टिस होगा। एमसीक्यूज लाइव प्रैक्टिस का एडवांटेज ये है कि दोस्तों, जैसे एग्जामिनेशन टेम्परामेंट आपका बिल्डअप होता है कि आप कम समय में एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। जनरली हम लोग केस स्टडीज़ को इंक्लूड करते हैं अपने जूम लाइव सेशन में। तो ये हम हमेशा हर एक संडे को कंडक्ट होता है दोस्तों। आप चाहेंगे तो उसका मैं सैंपल आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। उसके अलावा आपको हर एक संडे को मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है इस पार्टिकुलर प्रोग्राम के अंतर्गत। मॉक टेस्ट में दोस्तों आपने जो वीक भर पढ़ा, मैं आप लोगों को टॉपिक प्रोवाइड करता हूं कि आज इस वीक में आपको 2 टॉपिक पढ़ना है और मैं उससे रिलेटेड कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों, आपने जो टॉपिक पढ़ा उसमें आपने कितना कमांड है उस टॉपिक पर, ये आप मॉक टेस्ट से देख पाते हैं दोस्तों। सो मॉक टेस्ट विल बी कंडक्टेड एवरी संडे। ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं इस प्रोग्राम को, तो जल्द से जल्द आप इनरोल होइए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, जिसमें आपको थ्योरी प्लस 2000 एमसीक्यूज ये इंक्लूडेड है। तो पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको फुल्ली टाइप नोट्स मिलेगा, जिसमें एक बुक मैकमिलन बुक के एक चैप्टर से, एक पेज से दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरीज को और साथ ही साथ उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को प्रोवाइड किया है दोस्तों। जब हमारा मॉक टेस्ट, ये हमारा यूनिट वाइज मॉक टेस्ट अभी चल रहा है, जब यूनिट वाइज मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट में कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे और जो अभी यूनिट वाइज मॉक टेस्ट चल रहा है उसमें 50 क्वेश्चन हैं दोस्तों। एक नॉमिनल फी रखा गया है ₹899 का एबीएम के लिए और ₹899 का बीएफएम के लिए दोस्तों। जिसमें भी आप इनरोल होना चाहते हैं, रिटेल बैंकिंग इसके साथ फ्री है। आप दोस्तों इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करूँगा। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। तो दोस्तों, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें यदि आप सीआईबी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को और समझते हैं कि बिल बाइंग रेट और बिल सेलिंग रेट, टीटी बाइंग रेट और टीटी सेलिंग रेट कहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन वाले पार्ट पे। तो अभी तक जो भी चीज़ हम लोगों ने समझा है उसको हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। तो उसके रिलेटेड कुछ बेसिक रूल्स हैं, आइए ज़रा उसे देखते हैं। तो मर्चेंट बैंक जो भी होते हैं वो अलग अलग रूट कोट करते हैं एज पर फेडई रूल। फेडई का गाइडलाइंस है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसे चार तरह के मर्चेंट होते हैं। एक होते हैं हमारे बेनिफिशियरी ऑफ इनवार्ड रेमिटेंस, आईआर कहते हैं इसे। दूसरे होते हैं दोस्तों एक्सपोर्ट, तीसरे होते हैं आउटवार्ड रेमिटेंस और चौथे होते हैं इम्पोर्ट। तो ये 4 केसेस को हम लोग डील करेंगे। तो आइए दोस्तों एक एक करके समझते हैं। इनवार्ड रेमिटेंस का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट क्या होता है, आउटवार्ड रेमिटेंस क्या होता है, इम्पोर्ट क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट इनवार्ड रेमिटेंस। तो इनवार्ड रेमिटेंस में हमें सबसे पहले क्या देखना है। इनवार्ड रेमिटेंस में आप एग्जांपल से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, जो कि विदेश में रह रहा है, समझ रहे हैं। तो इसको मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। आपका एक दोस्त है दोस्तों जो विदेश में रह रहा है, मान लीजिए यूएसए में रह रहा है, ठीक है। वो आपको पैसा भेजता है, तो वो डॉलर में पैसा आपको भेज रहा है, आप भारत में हैं। तो आपका जो देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल है इनवार्ड रेमिटेंस का, ठीक है। तो दोस्तों ये 4 टर्म है, टीटी बाइंग, बिल बाइंग, टीटी सेलिंग, बिल सेलिंग। तो दोस्तों किस केस में क्या लगेगा, इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल बताना चाहता हूँ। देखिए, ये टीटी बाइंग, टीटी सेलिंग, बिल बाइंग, बिल सेलिंग 4 तरह का रेट होता है। तो टीटी बाइंग रेट क्या होता है उसको जरा समझिए। यदि बैंक का नॉस्ट्रो अकाउंट पहले क्रेडिट हो जाए
बिफोर क्रेडिट टू कस्टमर अकाउंट। अब आप पूछेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है। मैं छोटे देखिए नॉस्ट्रो अकाउंट को आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग वाले चैप्टर में, यानी यूनिट 3 में, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है कि कोई भी दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ SBI है, ठीक है, तो SBI का एक अपना फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच होगा जो दूसरे देश में जो ब्रांच इसने मेंटेन कर रखा है, ठीक है। तो मान लीजिए यूएस में कोई ब्रांच, कोई US बैंक, मान लीजिए सिटी बैंक ले लीजिए। सिटी बैंक आपका एक US का एक बैंक है, USA का एक बैंक है, तो SBI ने अपना अकाउंट इस वाले बैंक में खुलवा रखा है, ठीक है, तो इसे ही हम लोग नॉस्ट्रो अकाउंट कहेंगे। तो ये जो आप जैसे आपका दोस्त है जो कि आपको पैसा भेज रहा है, तो पहले वो क्या करेगा कि इस बैंक में जो SBI का अकाउंट है उसमें पैसा वो जमा कर दिया, ठीक है। तो यदि नॉस्ट्रो अकाउंट बैंक का पहले क्रेडिट हो गया और कस्टमर का अकाउंट बाद में क्रेडिट होगा। कस्टमर कौन है यहाँ? आप है ना, आप भारत में हैं, आप इंडिया में हैं, और आपका दोस्त जो है वो US में है। तो उसने क्या किया कि सिटी बैंक गया, सिटी बैंक में जाके उसने पैसा जमा कर दिया, डॉलर जमा कर दिया, और सिटी बैंक में कहाँ जमा हुआ वो पैसा? तो SBI के नॉस्ट्रो अकाउंट में जमा हुआ, ठीक है। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि SBI का जो नॉस्ट्रो अकाउंट है वो पहले क्रेडिट हो गया और फिर SBI उस पैसे को आपको देगी वो रुपीज़ के फॉर्म में, है ना। तो SBI को मिला, SBI क्या कर रही है? SBI खरीद रही है डॉलर और दे रही है आपको रुपीज़। तो ये यहाँ पे TT बाइंग रेट लगेगा, ठीक है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर होता है TT का मतलब। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखिए कहाँ कहाँ TT बाइंग रेट लगता है। जब भी DD का रिसिप्ट होगा, जब भी MT यानी मनी ट्रांसफर का रिसिप्ट होगा, या फॉरेन बिल का कलेक्शन होगा, ठीक है। और दोस्तों एक और केस है कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसको आप नोट कर लीजिए, बाद में हम लोग कैंसिलेशन को डिटेल में समझेंगे, कैंसिलेशन में क्या रूल लगता है उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये 4 केस है जहाँ पे TT बाइंग रेट लगता है। कभी कभी सवाल डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस TT बाइंग रेट विल बी एप्लीकेबल। तो आप बस एक बात ध्यान में रखिए कि TT बाइंग रेट तब लगेगा जब नॉस्ट्रो अकाउंट बैंक का पहले क्रेडिट हो जाए और कस्टमर का अकाउंट बाद में क्रेडिट हो। ये चीज़ क्लियर है? चलिए उसके बाद दोस्तों जरा नेक्स्ट केस को देखते हैं, बिल बाइंग रेट। बिल बाइंग रेट में अपोजिट है, जब पहले कस्टमर को पेमेंट मिल जाए और तब नॉस्ट्रो अकाउंट बैंक का क्रेडिट हो तो बिल बाइंग रेट होगा। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आप मान लीजिए एक एक्सपोर्टर हैं, आप किसी चीज़ के एक्सपोर्टर हैं और आपने US सामान को एक्सपोर्ट किया, ठीक है, आपने क्या किया? US एक्सपोर्ट किया अपने सामान को, ठीक है। अब दोस्तों आप ठीक है, अब क्या हुआ, ये है बैंक, ये आपकी कंट्री का बैंक है, ठीक है। तो दोस्तों आप क्या किए, आपके पास ये जो आपने सामान एक्सपोर्ट किया तो आपके पास बिल है, आपके पास क्या है दोस्तों? बिल है, ठीक है, क्योंकि सामान आपने एक्सपोर्ट किया है तो आपके पास वो बिल है। तो आप बिल लेके गए अपने बैंक में, बैंक को बोले कि तू हमसे ये बिल ले लो, ठीक है, और बदले में जो ये बिल का अमाउंट है वो मुझे अभी दे दो ताकि मैं और सामान मैन्युफैक्चर करूँ, ताकि और मैं एक्सपोर्ट कर पाऊँ, ठीक है। और इतने तारीख को, देखिए बिल 2 तरह का होता है, साइड बिल होता है, यूजांस बिल होता है। तो और फिर और क्या बोले आप कि ये बिल का पैसा जो इम्पोर्टर है, US वाला इम्पोर्टर है, वो तुम्हारे खाते में क्रेडिट कर देगा, वो तुम्हारे नॉस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो बैंक क्या बोलेगी, ठीक है मैं तुम्हें बिल का अमाउंट दे देता हूँ, उसमें भी कुछ नियम है दोस्तों, हम लोग आगे देखेंगे। मैं तुम्हें बिल का अमाउंट दे देता हूँ और मैं बाद में US वाले इम्पोर्टर से पैसा ले लूँगा। तो इस केस में बताइए दोस्तों, पहले किसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? तो पहले कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी हमारे एक्सपोर्टर का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और बाद में जाके इस बैंक का नॉस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट होगा जो कि US वाले बैंक में होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे बिल बाइंग रेट लगेगा। तो दोस्तों जब भी कस्टमर का अकाउंट पहले क्रेडिट हो और उसका नॉस्ट्रो बैंक का नॉस्ट्रो अकाउंट बाद में क्रेडिट हो, तो वहाँ पे कौन सा रेट लगता है? बिल बाइंग रेट लगता है। इसका एग्जाम्पल्स यदि आप देखें तो दोस्तों जो भी एक्सपोर्ट बिल परचेज करे, डिस्काउंट करे या नेगोशिएट करे, एक्सपोर्ट बिल जब भी आपको दिखे तो वो आपका एक तरह से बिल बाइंग रेट ही वहाँ पे लगाना है, TT रेट नहीं लगाना है। कन्फ्यूजन के लिए आपको TT रेट भी दे देगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे TT रेट लगेगा, कहाँ पे बिल बाइंग रेट लगेगा। इसी चीज़ को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके अलावा दोस्तों जब भी चेक या DD बैंक परचेज करती है तो उस केस में भी बिल बाइंग रेट अप्लाई होता है। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों TT बाइंग रेट और बिल बाइंग रेट आपको समझ में आ गया होगा। TT मतलब कि पहले बैंक का नॉस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट होगा, फिर कस्टमर को पैसा मिलेगा, और उसका अपोजिट है बिल बाइंग रेट। दोस्तों उसी तरह आ जाइए बिल सेलिंग रेट। बिल सेलिंग रेट में क्या होगा कि जब फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट बिल को हैंडल कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा एक्सपोर्ट बिल को जब हैंडल कर रहे थे तो हम लोग बिल बाइंग रेट लिए, उसी का अपोजिट जब इंपोर्ट बिल को हैंडल करते हैं तो बिल सेलिंग रेट लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे जब भी डॉक्यूमेंट्स का हैंडलिंग इन्वॉल्व होगा इंपोर्ट ट्रांजैक्शन के पेमेंट में, तो आप बिल सेलिंग रेट को यूज करेंगे।
उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा दोस्तों है अपना टीटी सेलिंग रेट। टीटी सेलिंग रेट में क्या होगा दोस्तों, टीटी सेलिंग रेट कहाँ पे हमें लेना है वो जरा देख लीजिए कि व्हेन अलोंग विथ फॉरेन एक्सचेंज बिल आर नॉट हैंडल्ड। हाँ, जब फॉरेन एक्सचेंज के साथ बिल का हैंडलिंग नहीं हो रहा है, कि जैसे आप एक्सपोर्ट बिल के क्रिस्टलाइजेशन को स्टडी करेंगे, ये क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, लेकिन अभी नोट कर लीजिए किससे सवाल पूछा जाता है कि किस केस में टीटी सेलिंग रेट लगेगा। जब भी एक्सपोर्ट बिल का क्रिस्टलाइजेशन होगा, दोस्तों शॉर्ट में समझा दो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन होता है कि कन्वर्जन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटी टू रूपी लायबिलिटी, यानी कि आप फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटी को रूपी लायबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और दोस्तों एक्सपोर्ट बिल का जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो टीटी सेलिंग रेट पे होता है। और दोस्तों कोई भी परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो टीटी सेलिंग रेट पे कैंसिल होगा। तो ये 3-4 केस ध्यान रखिएगा, क्योंकि सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि किस में टीटी सेलिंग रेट लगेगा, किस में टीटी बाइंग रेट लगेगा, किस में बिल सेलिंग रेट लगेगा, किस में बिल बाइंग रेट लगेगा। तो ये 4 एग्जाम्पल से दोस्तों उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जरा इस कंसेप्ट पे आ जाइए। अब जो मैं आपको समझा रहा था कौन सा चीज़ कहाँ लगेगा, मार्जिन ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो जरा देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं दोस्तों, लेट अस मूव फॉरवर्ड। यहाँ देखिए यदि इनवार्ड रेमिटेंस है दोस्तों, तो इनवार्ड रेमिटेंस को तो मैंने पहले भी समझा दिया है, ठीक है। इनवार्ड रेमिटेंस एक तरह से समझिए कि एक टीटी ट्रांसफर है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर है, ठीक है। इनवार्ड रेमिटेंस इज जस्ट लाइक अ टेलीग्राफिक ट्रांसफर। तो दोस्तों टेलीग्राफिक ट्रांसफर में आपको क्या करना है कि रेमिटेंस है ना, मतलब जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया दोस्तों कि यूएसए से आपका दोस्त पैसा भेज रहा है, तो पहले वो क्या किया, आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में जाके पैसा जमा कर दिया, बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, और फिर बैंक आपको पैसा बाद में देगी। तो इसीलिए यहाँ पे टीटी बाइंग रेट लगेगा, ठीक है। और जैसे जो बाइंग रेट लगेगा, और बैंक क्या करेगी आपको, चूँकि बैंक जो है बैंक खरीद रही है, डॉलर खरीद रही है, तो दोस्तों बैंक डॉलर खरीद रही है, तो जो वो रेट लगाएगी, वो रेट अप्लाई करेगी, मार्जिन को डिडक्ट करके करेगी। क्यों? क्योंकि बैंक को कम रेट में, बैंक को क्या करना है, कम रेट में खरीदना है, बैंक को सस्ते में खरीदना है। इसीलिए क्या करेगी बैंक, डॉलर जब खरीदेगी, ठीक है, तो मार्जिन को माइनस करके खरीदेगी। जहाँ तक बात है एक्सपोर्ट वाले केस का, तो एक्सपोर्ट वाले केस में क्या होता है, बिल बाइंग रेट लगता है, ठीक है। तो बिल बाइंग रेट लगेगा, और यहाँ भी बैंक जो है डॉलर को खरीदती है, क्योंकि देखिए जो एक्सपोर्टर होगा वो बैंक को क्या कैसा ट्रांजैक्शन देगा, और डॉलर ही तो देगा उसके नॉस्ट्रो अकाउंट में, तो वहाँ भी तो बैंक डॉलर खरीद ही रही है, इसीलिए यहाँ भी मार्जिन क्या होगा, माइनस होगा। यदि आउटवर्ड रेमिटेंस है, यदि मान लीजिए आप कुछ पैसा अपने दोस्त को दूसरे देश में भेज रहे हैं, ये आउटवर्ड रेमिटेंस होगा। तो आप क्या करेंगे समझिए, आप यहाँ समझिए, आप जाएंगे बैंक को बोलेंगे मेरे से रुपीज़ ले लो, और तुम बदले में क्या करो कि इसको कन्वर्ट कर दो डॉलर में, और मेरे दोस्त को भेज दो, अपने जो भी फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट अकाउंट है यूएसए में वहाँ भेज दो। तो यहाँ पे दोस्तों उल्टा होगा, यहाँ पे दोस्तों बैंक डॉलर बेचेगी, है ना, डॉलर बेचेगी। आप देखिए डॉलर के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वही हमारा बेसिकली मैंने आपको समझाया था ना कि आपको देखना है कि आपका बेस करेंसी कौन सा है, तो बेस करेंसी यहाँ डॉलर है, तो डॉलर को बैंक यहाँ बेच रही है, तो इसीलिए यहाँ पे टीटी सेलिंग रेट लगेगा, और टीटी जो कि बेच रही है तो मार्जिन को हम लोग जोड़ेंगे। ये मैंने आपको समझा दिया है कि बाइंग में मार्जिन को क्यों घटाते हैं और सेलिंग में मार्जिन को क्यों जोड़ते हैं। उसी तरह दोस्तों यदि इंपोर्ट होगा तो वहाँ पे बस अंतर है कि बिल सेलिंग रेट लगेगा और मार्जिन को ऐड करना है। तो ये 4 बेसिक कंसेप्ट आप ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा। क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट को समझना है, क्वेश्चन को पढ़ के, कि कैसा केस को हमें हैंडल करना है, एक्सपोर्ट है, इनवार्ड रेमिटेंस है, आउटवार्ड रेमिटेंस है या इंपोर्ट है, और उसी प्रकार से आपको जो भी रेट दिया रहेगा उसमें से एप्रोप्रिएट रेट को लेना है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं, कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो दोस्तों देखिए पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, ये सब एग्जाम्पल मैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों स्पॉट रेट आपको बिड रेट दिया हुआ है, आस्क रेट दिया हुआ है, 1 मंथ फॉरवर्ड, 2 मंथ फॉरवर्ड, 3 मंथ फॉरवर्ड दिया हुआ है, ट्रांजिट पीरियड 20 डे दिया हुआ है, एक्सचेंज मार्जिन 0.15% दिया हुआ है, आपको 2 मंथ फॉरवर्ड रेट बाइंग रेट पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों इसको स्टेप बाय सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो फॉरवर्ड दिया हुआ है, ये जो फॉरवर्ड पॉइंट दिया हुआ है, ये प्रीमियम है या डिस्काउंट है। तो जरा देखिए 1 मंथ लिखा हुआ है इतना, 2 मंथ लिखा हुआ है इतना, 3 मंथ लिखा हुआ है इतना, तो आप देख के बता सकते हैं क्या कि ये प्रीमियम है या डिस्काउंट है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला रेट ज़्यादा है और दूसरा रेट कम है, हाई व लो वाला कंसेप्ट मैंने बताया था ना कि पहले हाई है फिर लो है, तो ये हमारा डिस्काउंट होगा। ये चीज़ तो क्लियर हो गया, ठीक है। यदि उल्टा होता, मान लीजिए ये लो रहता और ये हाई रहता, तो ये प्रीमियम होता। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर है आपका।
अब दोस्तों तीन चीज चाहिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, फॉरवर्ड रेट बाइंग रेट पूछा है आपसे, 2 मंथ फॉरवर्ड बाइंग रेट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चाहिए स्पॉट रेट, उसके बाद चाहिए आपको प्रीमियम क्योंकि प्रीमियम का केस है, और फिर चाहिए आपको मार्जिन। तो आप अब ये बताइए कि स्पॉट कौन सा रेट लीजिएगा, बाइंग रेट लीजिएगा या सेलिंग रेट लीजिएगा। तो क्वेश्चन में देखिए साफ साफ बाइंग रेट लिखा हुआ है, तो आप बाइंग रेट लीजिए, बिड रेट लीजिए। तो 35.6000 लेंगे आप, ठीक है। तो ये 35.6000 आपने स्पॉट बाय रेट ले लिया। अब दोस्तों अगला प्रश्न उठता है कि प्रीमियम लेंगे तो किस महीने का प्रीमियम लेंगे। यहाँ पे बातों को ध्यान से सुनिए क्योंकि यही इंपॉर्टेंट, लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि प्रीमियम 1 महीना का ले या 2 महीना का ले या 3 महीना का ले। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ जरा पढ़िए। क्वेश्चन में आपको 2 मंथ प्रीमियम पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना 2 मंथ फॉरवर्ड बाइंग रेट, यही पूछ रहा है ना। तो आपको 2 मंथ लेना है और ट्रांजिट पीरियड है 20 डेज। तो यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 महीना और 20 दिन होगा, 2 मंथ एंड 20 डेज होगा, ठीक है। तो क्योंकि 3 महीना में से 20 ही दिन गया है, अभी 10 दिन और बाकी है। अब प्रश्न ये उठता है कि 2 महीना ले या 3 महीना ले, क्योंकि पूरा 3 महीना तो हुआ नहीं है, केवल 20 ही दिन पास हुआ है। तीसरे महीना का, थर्ड मंथ का ओनली 20 डे पास हुआ है ना। तो दोस्तों अब जरा क्वेश्चन कंसेप्ट को समझिए। हम क्या कर रहे हैं, करेंसी को बाय कर रहे हैं, करेंसी को बाय कर रहे हैं और करेंसी कहाँ पे है, डिस्काउंट पे है। ये चीज़ मैंने समझाया है दोस्तों, ठीक है। ये करेंसी जो है आपका डिस्काउंट पे है, ठीक है। तो हम करेंसी को खरीद रहे हैं और करेंसी डिस्काउंट पे है। तो अब डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जो करेंसी है वो हमारा और सस्ता होते जाएगा, है ना। हमारा क्या करेंसी होगा, वो सस्ता होगा। तो आप ये बताइए बैंक क्या करे, बैंक क्या चाहेगी, कम रेट में खरीदे। तो उसके लिए सबसे सस्ता कौन सा होगा, 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ। 3 मंथ, क्योंकि 1 मंथ से 2 मंथ और सस्ता होगा, 2 मंथ से 3 मंथ और सस्ता होगा। तो 2 मंथ जो है वो बेटर है 1 मंथ से, और 3 मंथ जो है वो बेटर है 2 मंथ से। ये समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि बैंक करेंसी को बैंक क्या कर रही है, परचेज कर रही है। तो हम 3 मंथ को लेंगे, क्यों, क्योंकि हम सबसे सस्ता में खरीदना चाहते हैं, हम सबसे कम दाम में खरीदना चाहते हैं। अब दोस्तों यदि मान लीजिए यहाँ पे सेलिंग का केस रहता, कंसेप्ट समझिए, यदि यहाँ पे सेलिंग का केस रहता और करेंसी हमारा डिस्काउंट पे रहता, तो दोस्तों आपको पता है कि डिस्काउंट है तो यहाँ पे और सस्ता होते जाएगा। बैंक खरीद रही है, बैंक बेच रही है, तो बैंक हमेशा हाई रेट पे बेचती है। तो बैंक क्या 1 मंथ पे बेचेगी या 2 मंथ पे बेचेगी या 3 मंथ पे बेचेगी, तो ऑब्वियसली 1 मंथ को पे बेचेगी। मान लीजिए ये प्रीमियम का केस रहता, तो प्रीमियम में क्या होता दोस्तों, प्रीमियम में आप बताइए क्या होता कि हमारा जो करेंसी है वो और एप्रिसिएट करता। तो करेंसी यदि एप्रिसिएट करेगा तो बैंक चाहेगी ना कि और लेट से लेट बेचें, 1 महीना में नहीं, 2 महीना में नहीं, 3रा महीना में बेचेंगे, और प्रॉफिट होगा बैंक को। तो ये कंसेप्ट को क्लियर रखिए कि जब भी आपका फॉरवर्ड पॉइंट जो है वो डिस्काउंट में है, जब भी करेंसी डिस्काउंट में है, ठीक है, यानी कि वो डेप्रिसिएट हो रहा है, तो आप परचेज ट्रांजेक्शन है तो आप 3 मंथ लेंगे, उसका अपोजिट सेलिंग में लेंगे, तो आपको 3 मंथ का प्रीमियम लेना है। ये चीज़ तो क्लियर हो गया, बिल्कुल सही। यहाँ तक दोस्तों एक एक पॉइंट क्लियर है, नहीं क्लियर है तो आप टेलीग्राम पे लिखिए, मैं समझाऊंगा, ठीक है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ये समझाने का कि 3 मंथ हमने क्यों लिया है। आपको रटना कुछ भी नहीं है, समझना है। यदि आप समझ गए तो आप अपने से समझ सकते हैं कि अरे हाँ यह तुम्हारा परचेज ट्रांजैक्शन है, और परचेज ट्रांजैक्शन है डिस्काउंट पे है, तो डिस्काउंट पे है तो बैंक सस्ते में खरीदेगी। सस्ता में कब खरीदेगी, क्योंकि डिस्काउंट पे है तो करेंसी और घटेगा, तो सबसे लास्ट में खरीदेगी ना, ताकि उसे सस्ता में मिल जाए। तो 3 मंथ प्रीमियम क्यों ले रहे हैं ये समझ में आ गया। अब दोस्तों ये प्रश्न उठता है कि 3 मंथ में बिड रेट है और सेलिंग रेट है, किसको लें, 8500 को लें या 8000 को लें। अब दोस्तों डिस्काउंट के लिए बिग डिस्काउंट चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, बिग डिस्काउंट बेटर है। इसका मतलब क्या हुआ, आप एग्जांपल लीजिए ना, आप स्पॉट रेट ले लीजिए। ये चीज़ तो क्लियर है कि इन दोनों में से किसी एक को लेंगे, तो पहले आप इसको ले लीजिए फिर इसको ले लीजिए। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि 35.6000 जब लिखे ना, और जब इसको लिखिए तो यहाँ पे देखिए 8500, तो यहाँ पे पॉइंट डालिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, डेसिमल पोजीशन को ध्यान से देखना है। तो आप माइनस कीजिए, एक बार इसको माइनस कीजिए और एक बार इसको माइनस कीजिए। सबसे कम किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, तो यदि आप ज़्यादा वाले से घटाइएगा तो और कम होगा ना वैल्यू। तो चीपर कौन सा है, सस्ता कौन सा है, ये वाला सस्ता है, तो हम इसे लेंगे, मतलब कि हम 8500 को लेंगे। ये चीज़ है, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है दोस्तों कि 8500 लेंगे या 8000 लेंगे। बेसिक लॉजिक यही है कि बैंक सस्ते में खरीदना चाहती है, बस ये बात ध्यान रखिएगा, तो आपका सब का सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो तीसरा महीना में हम लोग 8500 को लेंगे, तो आप माइनस करेंगे तो रेट कितना आ गया, 34.7500। तो अभी तक हम लोगों ने स्पॉट रेट ले लिया, हमने दोस्तों प्रीमियम डिस्काउंट को कंसिडर कर लिया। अब ये प्रश्न उठता है कि मार्जिन, थर्ड केस में मार्जिन है, तो मार्जिन भी तो बैंक लेगी, तो मार्जिन कितना लेगी, 0.15% लेगी, तो 0.0521 आएगा, 0.15% निकालिएगा तो
तो दोस्तों फिर से बाइंग रेट है तो मार्जिन को डिडक्ट करेंगे तो जो फाइनल रेट आएगा वो ये रेट आएगा हमारा। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपका बेसिक कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 34.6979। दोस्तों इतना लंबा मैंने बस समझाने के लिए लिखा है, कंसेप्ट आपका इतना दूर में क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अब दोस्तों एक दो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। जैसे देखिए स्पॉट रेट दिया हुआ है 16 जुलाई 2012 का 1 USD बराबर इतना, स्पॉट अगस्त, स्पॉट सितंबर, स्पॉट अक्टूबर, स्पॉट नवंबर सब दे दिया है, और 25 महीना का ट्रांजिट पीरियड है, ठीक है, और एक्सचेंज मार्जिन इतना दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि फॉरवर्ड बाइंग रेट ऑफ 3 मंथ यूजांस बिल, यहाँ लिख दिया है 3 मंथ यूजांस बिल है। तो देखिए 3 महीना तो यूजांस पीरियड है और प्लस ट्रांजिट पीरियड है 25 महीना, तो 4 महीना हो जाएगा। अब फॉरवर्ड बाइंग रेट लग रहा है, करेंसी को जरा देखिए डिस्काउंट पे है या प्रीमियम पे है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रीमियम पे है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, प्रीमियम पे है। क्योंकि देखिए पहले 4000 है, फिर 4200 है, तो ये प्रीमियम है, ठीक है। तो आपने ड्यू डेट, बिल के रियलाइजेशन का ड्यू डेट निकाल लिया। देखिए ये सब टेक्निकल टर्म है, ड्यू डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ बिल, मतलब जिस दिन बिल रियलाइज होगी, जिस दिन बिल रियलाइज होगी उसे ही कहते हैं ड्यू डेट, ठीक है। अब दोस्तों ये कहता है क्या है कि आप ये बताइए कि आपको 3 महीना, देखिए 3 महीना, अभी कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब अक्टूबर का लेंगे या नवंबर का लेंगे, बताइए कौन सा रेट लेंगे, अक्टूबर लेंगे या नवंबर का रेट लेंगे। तो आपको ये बताइए दोस्तों कि बैंक का पॉलिसी क्या है कि वो सस्ते में खरीदना चाहती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, प्रीमियम देख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रीमियम में क्या होता है कि करेंसी का वैल्यू बढ़ता है, जैसे देखिए ना हर एक बार बढ़ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो करेंसी का वैल्यू यदि बढ़ता है तो अक्टूबर के बदले यदि नवंबर में बैंक खरीदे तो रेट और हाई हो जाएगा ना, और बैंक क्या चाह रही है कि हम सस्ते में खरीदें, तो इसीलिए वो अक्टूबर का रेट कोट करेगी। समझ में आया आपको, अक्टूबर का रेट कोट करेगी। अब अक्टूबर में 2 रेट है, ये रेट है या ये रेट है, अब किसको लेगी। तो दोस्तों आप सिंपल सी बात है, आप अपने से ही कैलकुलेशन कर लीजिए। पहले तो बाइंग रेट लेगा तो 34.6850 को लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्पॉट अक्टूबर कितना है, 1.05 है, तो 1.05, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है कि प्रीमियम है, ठीक है, तो प्रीमियम है तो ऐड होगा वो, ठीक है, ये ऐड कीजिए और दोस्तों आप इसको ऐड कीजिए, 6850 में से 1.07 को ऐड कीजिए। किस में ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, किस में कम मिल रहा है ये बताइए। इसमें कम मिलेगा ना, इसीलिए 1.05 को वो लेगी। समझ में आ रहा है आपको एक ही चीज़। अक्टूबर क्यों लिए, पहले ये समझ में आया। अक्टूबर हम इसलिए लिए हैं क्योंकि दोस्तों जैसे अक्टूबर से नवंबर आएगा, चूंकि करेंसी प्रीमियम पे है तो उसका रेट और बढ़ जाएगा, तो बैंक के लिए तो नुकसान ही तो है, क्योंकि बैंक चाह रही है बेचना और बैंक सस्ते में बेचना चाहेगी, तो नवंबर का क्यों वेट करेगी, अक्टूबर में ही बेच देगी, अक्टूबर वाला ही रेट लेगी। अब दोस्तों 1.05 ले या 1.07 ले, तो सस्ते में बेचने के लिए प्रीमियम चूंकि हम ऐड करते हैं तो इसीलिए हम लोग 1.05 को लेंगे। ये चीज़ क्लियर है, बिल्कुल सही। तो दोस्तों आपने इसको ले लिया, अब बचा मार्जिन, तो मार्जिन तो डिडक्ट करेंगे ही, तो 0.15% निकालिए तो इतना आपको मिलेगा। तो पहले ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के जो भी आया उसका 0.15% निकालिए, तो वो आपका एक्सचेंज मार्जिन होगा, तो ये आपको फाइनल रेट मिलेगा। तो दोस्तों ये सब रटने की जरूरत नहीं है कि ट्रांजिट पीरियड को लोअर मंथ में राउंड करना है कि अपर मंथ में, बहुत कन्फ्यूजन होता है। आप बेसिक कंसेप्ट को समझिए तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों एक और केस देख लीजिए, जैसे देखिए 22/7/2013 है, स्पॉट रेट दिया हुआ है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ सब दिया हुआ है, ट्रांजिट पीरियड दिया हुआ है, एक्सचेंज मार्जिन दिया हुआ है, बिल बाइंग रेट 2 मंथ। दोस्तों ये क्वेश्चन तो हमने पहले ही किया है ना, तो ये हमने पहले ही किया है दोस्तों, इसको हम दोबारा नहीं करने वाले हैं। आप चीज़ों को समझ रहे हैं कैसे सॉल्व करना। अब दोस्तों हम लोग कुछ और क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब क्वेश्चन इसलिए मैं ला रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को समझिए, 2 जनवरी को आपके एक्सपोर्टर ने एक साइट एक्सपोर्ट बिल को टेंडर किया। यहाँ पे कीवर्ड है साइट एक्सपोर्ट बिल, ठीक है, फॉर $1 लाख। इंटर बैंक रेट दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है, आपको रेट कोट करना है। दोस्तों पहले आंसर मत देखिए, पहले ट्राई कीजिए कि खुद से सॉल्व करने का, ठीक है, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को समझिए। अभी तक आपने जो भी चीज़ पढ़ा है उसके बेसिस पे खुद से एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, और तब मेरे एक्सप्लेनेशन को समझिए। तो दोस्तों इसको हम लोग स्टेप बाय सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहली बात साइट एक्सपोर्ट बिल है। साइट बिल का क्या मतलब हुआ कि पेमेंट जो है तुरंत हो जाएगा, ठीक है, पेमेंट जो है वो तुरंत हो जाएगा। और दोस्तों चूँकि आपको यहाँ पे रेट कोट करने को कह रहा है, 2 जनवरी को करना है, ठीक है, और ये जो $, है वो कितना है, $1 लाख है। अब समझिए हो क्या रहा है, ठीक है, आप हैं भारत में, ठीक है, आप हैं इंडिया में, और आपका एक्सपोर्टर है वो US में है, तो उसने सामान एक्सपोर्ट किया, उसने क्या किया, सामान क्या किया, एक्सपोर्ट किया, ठीक है। तो
और उसने जो एक्सपोर्ट किया सामान तो उसने बिल भी दिया, बिल कितना का डाला तो 1 लाख US डॉलर का बिल उसने आपको दिया, ठीक है। और बोला क्या कि आप साइड बिल, और इसने अपने बैंक, इसने ये भी अपने बैंक के पास गया होगा, ठीक है, और भी इसने बिल दिया होगा अपने बैंक को। तो इस आपको क्या करना है कि इसके बैंक को आपको पैसा डॉलर में देना है, ठीक है। और इंटर बैंक रेट आपको दिया हुआ है $1 बराबर इतना, मार्जिन दिया हुआ है इतना, तो आपको बताना है कि क्या रेट कोट होगा। तो दोस्तों एक्सपोर्ट बिल, ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड क्या है कि एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे कौन सा रेट लगेगा, आपके पास बाइंग रेट भी है, सेलिंग रेट भी है, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया था ना कि एक्सपोर्ट वाला ट्रांजैक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैंक जो है, बैंक क्या करेगी दोस्तों, आपसे US डॉलर खरीदेगी, तो खरीदेगी US डॉलर तो वो सस्ते में खरीदेगी, है ना, और वो सस्ते में खरीदेगी US डॉलर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि आपको बिल बाइंग रेट लेना है, यानी 62.20 लेना है। ये चीज़ क्लियर है, स्पॉट बाइंग रेट आपने लिया। और फिर उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, मार्जिन दिया हुआ है 0.15%, तो इसका 0.15% आप निकाल लीजिए, तो ये मिल जाएगा 0.0933। तो यहाँ से आपको स्पॉट बाइंग रेट माइनस मार्जिन, तो फाइनल रेट मिल जाएगा इतना, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, 0.25 पैसा तक राउंड करना है। राउंड कैसे करना है आपको पता है ना, ये देखिए 67 का 25 पैसा का राउंड कीजिएगा तो ये 75 हो जाएगा। तो यही रेट आपको कोट करना है पर US डॉलर, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, पर US डॉलर रेट कोट करना है आपको 62.1075 पर US डॉलर, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके यहाँ पे योर एक्सपोर्टर कस्टमर, दोस्तों इसी को समझिए, यहाँ पे बैंक के पर्सपेक्टिव में ये कहा गया है, ठीक है, ये आपके पर्सपेक्टिव में नहीं कहा गया। इसको मैं एक बार और क्लियर कर दूँ, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए बैंक के पर्सपेक्टिव में, जैसे आप एक बैंक मान लीजिए और आपका एक एक्सपोर्टर कस्टमर है भारत में, उसने एक्सपोर्ट किया सामान को, ठीक है, और एक्सपोर्ट किया दूसरे देश में, एक्सपोर्ट किया दोस्तों, और इस केस में आपको, इस केस में क्या होगा, ये जो एक्सपोर्टर होगा दूसरे देश वाला, ठीक है, वो बिल कितना का है, 1 लाख US डॉलर का बिल है, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या कीजिएगा, 1 लाख US डॉलर खरीदिएगा और बदले में इसे आप रुपीज़ दीजिएगा, तो इसको आप कितना कोटेशन कीजिएगा, तो आप US डॉलर खरीद रहे हैं इसलिए आप माइनस करके करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 जनवरी को एक्सपोर्टर टेंडर्स अ यूजांस बिल फॉर US डॉलर 2 लाख ड्रॉन ऑन 90 डे साइड ड्यू डेट। अब देखिए 90 दिन का यहाँ पीरियड दे रखा है, फर्स्ट में इंक्लूडिंग 25 डे नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड, NTP को बोलते हैं नोशनल ट्रांजिट पीरियड। कंप्यूट एप्लीकेबल रेट, बैंक रेट जितना, ये इंटर बैंक रेट दिया हुआ है, एक्सचेंज मार्जिन दिया हुआ है, प्रीमियम दिया हुआ है, मार्च का दिया हुआ है, अप्रैल का दिया हुआ है, मई का दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया यूजांस बिल। यूजांस बिल मतलब क्या हुआ कि यूजांस बिल मतलब ये हुआ कि जैसे ये एक्सपोर्टर है, इसने एक्सपोर्ट कर दिया 2 लाख US डॉलर का सामान था, ठीक है, तो ये अपने बैंक के पास जाएगा, बैंक को बोलेगा कि तुम हमसे बिल रख लो और बाद में तुमको पेमेंट मिल जाएगा यहाँ से। तो जब पेमेंट मिलेगा तो बैंक का नॉस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट होगा US डॉलर में, और फिर बैंक तो उसको पहले रुपये दे चुका है, ठीक है। तो बैंक एक तरह से क्या कर रही है, US डॉलर खरीद रही है, ठीक है दोस्तों। बैंक क्या कर रही है, एक तरह से US डॉलर खरीद रही है, तो यहाँ पे बिल बाइंग रेट ही लगेगा, और TT बाइंग रेट नहीं लगेगा, बिल बाइंग रेट लगेगा। तो बिल बाइंग रेट कितना है, ठीक है, तो बिल बाइंग रेट है दोस्तों 61.60000, ठीक है, ये आपका बिल बाइंग रेट है, स्पॉट बाइंग रेट जैसे हम लोग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक्सपोर्ट बिल जो है आपका यूजांस टाइप का है, ठीक है। तो और दोस्तों ये जो है और फॉरवर्ड रेट यहाँ पे अप्लाई होगा। एक्सपोर्ट बिल क्या है दोस्तों, आपका यूजांस टाइप का है, तो फॉरवर्ड बिल अप्लाई होगा। एज पर फेडई दिस इज अ फिक्स डे डिलीवरी, दैट इज 1 मई, therefore बैंक शुड पास ऑन प्रीमियम टू द एक्सपोर्टर अप टू 30 अप्रैल। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिक्स डे डिलीवरी लिखा हुआ है कि 90 डे ड्यू डेट, 90 डे साइड ड्यू डेट है, 90 दिन यानी 3 महीना, 3 महीना। तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, तो अप्रैल तक का वो समय देगी, और 25 दिन उसमें जोड़िए ना, तो 25 जोड़िएगा तो 1 मई आ जाएगा, ठीक है, 1 मई आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये बताइए कि अब आप जरा स्पॉट इसको देखिए, 25, 26, 31, 32, 38, 29, ये आपको देख के क्या लग रहा है, प्रीमियम है या डिस्काउंट है? दोस्तों देख के लग रहा है प्रीमियम है ना, ठीक है। तो आप ये बताइए दोस्तों कि प्रीमियम है, और जो हमारा आप जोड़िएगा ना 90 दिन के प्लस 25 दिन, तो वो अप्रैल का कुछ दिन आएगा, पूरा मई नहीं आएगा। तो आप अप्रैल का रेट लेंगे या मई का रेट लेंगे? तो बैंक खरीद रही है तो सस्ते में खरीदेगी, तो अप्रैल का रेट लेगी, 31 लेगी या 32 लेगी, ये पैसा में है।
दोस्तों ये 31-32 क्या है, पैसा में है, ठीक है। अब 31 लेगी या 32 लेगी, तो प्रीमियम में हम लोग ऐड करते हैं तो 31 लेगी। ये चीज़ क्लियर है दोस्तों, 31 क्यों ले रही है, तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब दोस्तों सबसे पहले हमने बाइंग रेट लिया, उस पर से मार्जिन डिडक्ट किया। मार्जिन आप 0.15% निकालिए, तो किसका, अपने स्पॉट रेट का, तो मिलेगा 0.0925। माइनस क्यों किया, क्योंकि बैंक खरीद रही है, बैंक डॉलर को क्या कर रही है, खरीद रही है, और बदले में आपको क्या दे रही है, रुपये दे रही है, ठीक है। उसके बाद आपको कीजिएगा तो ये कैलकुलेशन आएगा। और दोस्तों उसमें प्रीमियम आप ऐड करेंगे अप्रैल का, मई का हम लोग नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे ये मैंने आपको समझा दिया है। तो आप यदि प्रीमियम इसमें ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 61.8176, ठीक है। राउंड ऑफ कीजिएगा 25 पैसा पे, तो 75 पर $US आएगा। अब दोस्तों नियम समझिए, आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि पहले हमने मार्जिन क्यों डिडक्ट किया, इससे पहले तो हम पहले प्रीमियम देखते थे, यहाँ पे पहले मार्जिन क्यों डिडक्ट किया। तो दोस्तों ये फेडई का नियम है, ये मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ। फेडई का नियम क्या कहता है कि एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन यदि हो तो पहले मार्जिन को घटाना है और तब प्रीमियम को ऐड करना है, ठीक है। और यदि इंपोर्ट ट्रांजैक्शन हो तो पहले प्रीमियम को ऐड करना है और तब मार्जिन को लोड करना है, ताकि बैंक को बेनिफिट हो। बैंक को हमेशा प्रॉफिट देखना चाहती है, बैंक हमेशा क्या देखना चाहती है दोस्तों, प्रॉफिट, ठीक है। तो बैंक प्रॉफिट देखना चाहती है, इसको आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं दोस्तों। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूं तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आपको रटना नहीं पड़े, ये चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला। एक एग्जांपल देते हैं दोस्तों, ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। देख मैं क्या समझाया दोस्तों अभी आपको, कि जब एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन हो तो मार्जिन को घटाइए और तब प्रीमियम को ऐड कीजिए, है ना, एज पर फेडरल रूल, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए स्पॉट रेट है दोस्तों, स्पॉट रेट है 100 रुपया मान लीजिए, ठीक है। और दोस्तों मार्जिन मान लीजिए, मार्जिन है आपका 10% मान लीजिए। और दोस्तों प्रीमियम मान लीजिए, प्रीमियम है आपका 10 रुपया। ये आपका बाय मान लीजिए एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन यानी बाय वाला ट्रांजेक्शन है। अब आप खुद से दिमाग लगाइए दोस्तों, हम दो केस लेते हैं। पहले हम मार्जिन को घटा देते हैं, ठीक है, मार्जिन को घटा देते हैं और प्रीमियम को जोड़ देते हैं। और दूसरा केस लेते हैं, पहले प्रीमियम को जोड़ देते हैं और फिर मार्जिन को घटा देते हैं। तो बताइए दोस्तों, पहले 100 में से एक एक करके करते हैं। 100 में से 10% निकालिए 100 का, तो 100 में से 10% निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा 10। तो 100 में से 10 घटा दीजिए यानी 90। 90 में 10 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 100। मतलब ये रेट कोट करेगा बैंक। अब जरा इसमें देखिए, पहले हम क्या किए, प्रीमियम को ऐड कर लिए यानी 110 हो गया। अब 10% निकालिए 110 का, तो ये कितना हो जाएगा, 11। तो 110 में से 11 को घटाइए, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 110 में से आप यदि 11 को घटाएंगे तो 10% ऑफ 110 इज इक्वल टू 11, सही है। तो दोस्तों ये आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा 10 घटाएंगे तो 99, ठीक है। ये कितना मिलेगा दोस्तों आपको, 99। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि प्रीमियम को पहले ऐड करना है एज पर फेडरल रूल, ठीक है। यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, यहाँ एक मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम में तो हम ऐड करेंगे ना। वेट इधर इज अ मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले केस में मार्जिन घटाया 10% यानी 90, और 90 के बाद 10 को ऐड किया तो 100। और दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, 10 को हमने ऐड किया, 100 में से 10 को ऐड किया, प्रीमियम ऐड किया 110, और फिर 10% लिया 110 का, तो हो गया 11, तो 99, ठीक है। तो एज पर इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन मार्जिन हैज़ टू बी डिडक्टेड फर्स्ट, देन प्रीमियम इज टू बी एडेड एज पर फेडरल रूल। और इंपोर्ट ट्रांजेक्शन में फॉरवर्ड प्रीमियम कैन बी एडेड फर्स्ट एंड देन मार्जिन कैन बी लोडेड, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको रूल ध्यान रखना है। अब जरा इसके एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों इस कंसेप्ट के लिए। 15 सितंबर को कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया बैंक को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एक्सपोर्ट बिल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 लाख $US का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि दिसंबर में डिलीवर होगा। ये भी आपका यूजांस टाइप है। स्पॉट रेट दिया हुआ है आपको, मार्जिन दिया हुआ है, प्रीमियम दिया हुआ है, और कोट रेट आपको कोट करना है, ठीक है। तो दोस्तों कंसेप्ट क्लियर है। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्सपोर्ट बिल है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो एक्सपोर्ट बिल है $US, मतलब एक एक्सपोर्टर है, ठीक है। वो अपने बैंक के पास गया और बैंक को बोला कि ये बिल रख लो मेरे पास और मुझे रुपीज़ दे दो, और तुम जो है इतना डॉलर तुमको मिल जाएगा, मतलब डॉलर बैंक खरीदेगी, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइंग रेट लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक्सपोर्टर में देखिए टू बी डिलीवर्ड इन दिसंबर, ये साफ साफ लिख दिया है कि दिसंबर में डिलीवरी होगा। इससे पहले वाले केस में आपको जोड़ जाकर अप्रैल तक पहुँच रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक्सपोर्टर आस्क्ड फॉर फुल दिसंबर। यहाँ पे कोई डेट ही नहीं लिखा है, आप डेट नहीं निकाल सकते, फुल दिसंबर लिखा है।
इसका मतलब क्या हुआ कि दिसंबर में कोई भी डेट एक्सपोर्टर जो है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकता है। ठीक है, जो एक्सपोर्टर है वो दिसंबर में किसी भी दिन डॉक्यूमेंट को सबमिट करेगा। ठीक है, अब दोस्तों ये बैंक, अब ये प्रश्न उठता है कि प्रीमियम कब तक का ले बैंक। ठीक है, पूरे का पूरा दिसंबर ले या पहला डे ऑफ दिसंबर ले। ठीक है, तो बैंक के पास दोनों ऑप्शन है, चाहे तो बैंक दिसंबर अंतिम तक ले और चाहे तो बैंक 1 तारीख दिसंबर को प्रीमियम ले। ठीक है, तो बैंक को फ़ायदा कहाँ पे ये बताइए। तो दोस्तों प्रीमियम है मतलब करेंसी हमारा बढ़ेगा, तो बैंक को फ़ायदा क्या होगा कि बैंक यदि ज़्यादा प्रीमियम अलाउ करेगी तो लॉस ही होगा ना बैंक को। तो फेडरल गाइडलाइन क्या कहता है कि ऐसे केस में बैंक जो है लास्ट डे ऑफ प्रीसीडिंग मंथ लेती है, यानी नवंबर तक लेगी। ये आपको बेसिक रूल भी है, फेडरल गाइडलाइन का बेसिक रूल अप्लाई कीजिए ना। ठीक है, प्रीमियम में है तो बैंक क्या करेगी, नवंबर वाला कोटेशन लेगी। ठीक है, और चूंकि मैंने आपको बताया है कि एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है तो पहले मार्जिन घटाइए और फिर प्रीमियम को जोड़िए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए 61.8000 सबसे पहले आपने लिख लिया, उसमें आपने मार्जिन इतना % निकाला। अब आप पूछेंगे कि यहाँ 3 जीरो हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि दोस्तों आप यदि इसका 0.5% निकालेंगे ना तो डेसिमल में ही आएगा, तो हम पहले से ही डेसिमल डाल देते हैं ताकि कैलकुलेशन में हमें आसानी मिले। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको मिलेगा 61.7073। अब दोस्तों प्रीमियम को हमें कब तक का लेना है, तो नवंबर का लेना है। 30 लें या 32 लें, तो फिर से वही बात, आपको सस्ते में बिल लेना है तो 30 लेंगे। ठीक है, कितना लेंगे, 30 लेंगे। तो 30 लेंगे तो आपको दोस्तों सबको जोड़ जाड़ कर आपको मिलेगा 62.0073। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों रेट कोटेशन कैसे होगा 62.0073। एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तो ये सब एग्जाम्पल से हम लोग अपना कंसेप्ट को क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल। अब देखिए ये क्वेश्चन है, 1 जुलाई को एक कस्टमर अपने बैंक को रिपोर्ट किया एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल। यहाँ पे इम्पोर्ट बिल को रिटायर करना मतलब ख़त्म करना है। $1 1 लाख का इम्पोर्ट बिल था, पेमेंट के लिए ड्यू है 15 सितंबर को, स्पॉट रेट दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है, फॉरवर्ड प्रीमियम दिया हुआ है। अब दोस्तों अभी तक हम लोगों ने एक्सपोर्ट बिल देखा, अब यहाँ पे आता है इम्पोर्ट बिल। ठीक है, हाँ अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको पेमेंट 15 तारीख को ही करना है। ये देखिए साफ साफ फिक्स्ड डे वाला केस है, पिछला वाला केस फिक्स्ड डे नहीं था, केवल दिसंबर लिख दिया था। ठीक है, तो प्रीमियम जो है 15 सितंबर तक लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए अगस्त से 15 सितंबर अलग से दे दिया है आपको 6/7। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इम्पोर्ट बिल का ट्रांजैक्शन है तो बाइंग रेट लीजिएगा या सेलिंग रेट लीजिएगा। तो सेलिंग रेट लेंगे। क्यों सेलिंग रेट लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ये आपका देश है, तो ये आप यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, तो बदले में आप क्या करेंगे, उसे पैसा देंगे। तो आप जाएंगे अपने बैंक के पास, बैंक को बोलेंगे कि तुम हमसे रुपये ले लो और बदले में तुम क्या करो, डॉलर भेज दो। डॉलर का ही है ना, डॉलर भेज दो। ठीक है, तो आपको यहाँ बेस रेट किसका दिया हुआ है, बेस रेट है आपका डॉलर का, और बैंक डॉलर के साथ क्या कर रही है, बैंक डॉलर बेच रही है, क्योंकि बैंक डॉलर बेच रही है ना, रुपये खरीद के डॉलर बेच रही है, तो इसीलिए हमारा स्पॉट सेलिंग रेट लगेगा। ये सब बेसिक कंसेप्ट है, ये एक एक चीज़ मैंने समझाया है पिछले वीडियोज़ में। ठीक है, तो स्पॉट सेलिंग रेट कितना होगा, तो 61.8500 ले लीजिए। अब दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको कि जब आपका इंपोर्ट ट्रांजैक्शन हो तो पहले मार्जिन को नहीं देखना है। देखिए इससे पहले वाले केस से पहले मार्जिन को देखते थे, लेकिन इंपोर्ट में पहले क्या करेंगे, प्रीमियम ले लेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, प्रीमियम ले लेंगे। तो प्रीमियम लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे बैंक क्योंकि बेच रही है तो ज़्यादा रेट में बेचना चाहेगी ना। ठीक है, तो एक ही देखिए यहाँ पे समझिए, अप टू यहाँ पे देखिए अगस्त तक कौन सा लेंगे, अब अप टू अगस्त जो है, ठीक है, अगस्त तक 32 लें या 34 लें, तो 34 लेंगे। क्यों 34 लेंगे, क्योंकि 34 पे ज़्यादा रेट होगा। ठीक है, और फिर अगस्त से 15 सितंबर तक 7 लेंगे। ठीक है, 7 पैसा। तो आप इसको जोड़िएगा ना, जो जोड़ के देखिए ना, मैं जोड़ के दिखाता हूँ। 0.3400 और प्लस 0.0700, तो ये हो जाएगा 0.4100। समझ में आया ये कैसे आया। तो पहले आप प्रीमियम को जोड़ लीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, मार्जिन को आप जोड़िएगा। क्या कीजिएगा, मार्जिन को आप जोड़िएगा। तो मार्जिन को आप जोड़ना होता है सेलिंग वाले में। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा कितना, मार्जिन इसका निकालना पड़ेगा आपको, इसका मार्जिन आप निकालिएगा 0.0% का, राउंड ऑफ करने पे ये आएगा पर US डॉलर। समझ में आया आपको। तो इंपोर्ट रहे चाहे एक्सपोर्ट रहे, आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, अब दोस्तों वॉस्ट्रो अकाउंट फंडिंग पे एक सवाल आता है कभी कभी। बहुत सारे टाइम क्या होता है कि जो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो INR उनको चाहिए होता है अगेंस्ट देयर होम करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट है कि जो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट है नीड टू बाय INR अगेंस्ट देयर होम करेंसी। इट मीन्स
वी हैव टू सेल INR एंड बाय US डॉलर। ठीक है, बाय US डॉलर मीन्स बाय लो, देयरफॉर इन केस ऑफ वॉस्ट्रो अकाउंट फंडिंग ऑलवेज बाइंग रेट विल बी अप्लाइड। अब वॉस्ट्रो अकाउंट आपको पता है क्या होता है? वॉस्ट्रो अकाउंट मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। मान लीजिए सिटी बैंक है, ये क्या है? सिटी बैंक है। ठीक है, तो सिटी बैंक क्या है? सिटी बैंक US का बैंक है, ठीक है, और भारत में है SBI। तो ये सिटी बैंक अपना एक अकाउंट SBI के पास मेंटेन रखता है। ठीक है, सिटी बैंक जो है SBI के पास अपना एक अकाउंट मेंटेन रखता है। तो SBI के लिए जो अकाउंट होता है ना, इसे वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। सिटी बैंक के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट होगा, लेकिन SBI के लिए क्या होगा? ये वॉस्ट्रो अकाउंट होगा। तो आप अपने देश में, आप मान लीजिए SBI बैंक है, आपके यहाँ सिटी बैंक का वॉस्ट्रो अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है, तो आपको वो जो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट हैं यानी सिटी बैंक जो है, उनको क्या चाहिए? उनको INR चाहिए, उनको चाहिए इंडियन रुपीज़। ठीक है, उनको बहुत सा कभी कभी इंडियन रुपीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उनको INR खरीदना है। ठीक है, और किसके अगेंस्ट खरीदना है? तो होम करेंसी के अगेंस्ट, उनका जो डॉलर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे दोस्तों? हम उन्हें INR बेचेंगे ना, तब ना जाके वो INR खरीदेंगे, और बदले में हम क्या करेंगे? उनसे USD लेंगे। दोस्तों हम क्या कर रहे हैं वो देखिए, सिटी बैंक को चाहिए INR, ठीक है, और वो सिटी बैंक INR खरीदेगी हमसे और हम INR बेचेंगे। तो आपको ये देखना है कि आपका जो बेस करेंसी है वो US डॉलर है, आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? उसको खरीदेंगे ना। ठीक है, तो वॉस्ट्रो अकाउंट फंडिंग में ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों जरा क्वेश्चन देखिए कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप जरा क्वेश्चन देखिए, आपका जो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट है वो आपके साथ एक नॉस्ट्रो रुपी अकाउंट रखा है, और ये अकाउंट पता है ना, करेंसी रुपी में होता है। ठीक है, ये जो सिटी बैंक आपके यहाँ जो अकाउंट मेंटेन रखा है वो रुपी में होगा। ठीक है, योर फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट मेंटेन अ नॉस्ट्रो रुपी अकाउंट विथ योर बैंक। ठीक है, दैट मीन्स हमारे लिए तो वॉस्ट्रो अकाउंट होगा। वो चाहती है 30 मिलियन रुपया खरीदने का। देखिए साफ लिखा हुआ है, आप वो जो है 30 मिलियन रुपया खरीदना चाहती है US डॉलर के अगेंस्ट। USD पर INR आपको दिया हुआ है, यानी US डॉलर आपका बेस करेंसी है। मार्जिन को इग्नोर कीजिए, कितना US डॉलर क्रेडिट होगा आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि आप जो है नॉस्ट्रो US डॉलर को खरीदेंगे और बदले में रुपये को बेचेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो दोस्तों एक एक करके पहले स्पॉट रेट को आइडेंटिफाई कीजिए। स्पॉट रेट आप क्या कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं, तो 61.3100 लेंगे, पहला काम हो गया। उसके बाद प्रीमियम है या कि नहीं है? कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप दोस्तों ये बताइए, यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है, कुछ नहीं है। अब आपको दोस्तों कन्वर्जन ऑफ करेंसी वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है। रेट किसका दिया हुआ है? रुपीज़ का रेट दिया हुआ है, और दोस्तों आपका बेस करेंसी कौन सा है? बेस करेंसी डॉलर है। ठीक है, रेट रुपीज़ का दिया हुआ है, बेस करेंसी डॉलर है, तो आप क्या करेंगे? 30 मिलियन को, ठीक है, 30 मिलियन कितना होगा? 3000000 तो आपको इस रेट से डिवाइड करना पड़ेगा 61.3100। तो दोस्तों इसीलिए मैंने ये कंसेप्ट आपको समझाया था, वो कन्वर्जन ऑफ करेंसी वाला। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा आखिर मैंने डिवाइड क्यों किया है। फिर से वही बात, आपका बेस करेंसी है US डॉलर, और आपको रेट दिया हुआ है रुपीज़ का, तो आप क्या करेंगे? US डॉलर को, जो रुपीज़ है उसको बेस करेंसी से डिवाइड कर देंगे, तो आपको आंसर आएगा इतना US डॉलर आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होगा। दोस्तों उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, समझिए। मिस्टर एक्स वांट टू रेमिट JPY 10 मिलियन बाई TT वैल्यू स्पॉट एट एडवांस पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट इनवॉइस। तो दोस्तों क्या हो रहा है समझिए, इम्पोर्ट हमने मिसेस एक्स ने, ठीक है, वो ट्रांसफ़र कर रहा है 10 मिलियन जापानीज येन। ठीक है, जापानीज येन ट्रांसफ़र कर रहा है TT वैल्यू स्पॉट से। ठीक है, एज एडवांस पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट इनवॉइस। ठीक है, तो ये जो केस है आउटवर्ड रेमिटेंस का केस है। जापानीज येन का आउटवर्ड रेमिटेंस हो रहा है, मतलब जापानीज येन जो है स्पॉट रेट आपको दिया हुआ है, USD JPY का दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है, रेट और रुपी इक्विवेलेंट टू बी डेबिटेड टू मिस्टर एक्स अकाउंट आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे USD पर INR और USD पर JPY आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये 10 मिलियन जापानीज येन ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। ये कोई भारत का कोई फर्म है। ठीक है, तो क्योंकि उसने इम्पोर्ट किया था, उसका इनवॉइस है, उसके बदले में वो पेमेंट देना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि कितना रेट और रुपी जो है मिसेस एक्स के अकाउंट से डेबिट कीजिएगा। अब दोस्तों होगा क्या, ये आएगा आपके पास बैंक में आएगा। ठीक है, ये आएगा आपके पास और बोलेगा कि मुझसे रुपी ले लो और बदले में जो है तुम जापानीज येन भेज दो उसको। ठीक है, मुझसे क्या करो? रुपये ले लो और बदले में क्या करो दोस्तों? जापानीज येन उसको भेज दो। ठीक है, जहाँ भी भेजना है। अब दोस्तों
यहाँ पे देखिए आपको स्पॉट रेट दो करेंसी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्रॉस करेंसी का भी कंसेप्ट अप्लाई होगा यहाँ पे, है ना, क्रॉस करेंसी का भी कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो दोस्तों मैं इसको फिर से समझाता हूँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं आपको फिर से समझाता हूँ ताकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर रहे। एक अच्छा क्वेश्चन मिला है, तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल डिलीट करके इसको मैं समझाता हूँ दोस्तों। हो क्या रहा है यहाँ पे समझिए, जब तक आप क्वेश्चन को समझिएगा नहीं तब तक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाइएगा। तो दोस्तों देखिए, ये है कोई मिस्टर एक्स, ठीक है, वो गया, वो आया आपके पास, वो आप बैंक हैं, आपके पास आया और बोला क्या कि हमसे 10 मिलियन हमसे रुपीज़ ले लो और बदले में जो है ये हमारा जापानीज़ का इम्पोर्टर है उसको 10 मिलियन JPY चाहिए, ठीक है, उसको 10 मिलियन JPY ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो आपको बैंक क्या बोली कि हम डायरेक्टली तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो हम तुमको बदले में रुपये लेकर तुमको डॉलर दे देंगे, ठीक है, क्या दे देंगे, डॉलर दे देंगे, और फिर डॉलर को फर्दर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, येन में बदलना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो यही क्रॉस करेंसी का कंसेप्ट है यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो आप ये बताइए दोस्तों, आपका जो यहाँ बेस करेंसी है वो कौन सा है, वो है जापानीज़ येन, ठीक है। बेस करेंसी क्या है दोस्तों, जापानीज़ येन आपका बेस करेंसी है, ठीक है। तो जापानीज़ येन आपका बेस करेंसी है, तो जापानीज़ येन को बैंक क्या कर रही है ये आप बताइए। तो जापानीज़ येन को बैंक बेच रही है ना, ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग रेट लगेगा, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा सेलिंग रेट क्यों लग रहा है, TT सेलिंग रेट अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताइए, आपको जापानीज़, आप क्रॉस करेंसी का कंसेप्ट अप्लाई कीजिए दोस्तों, जरा मैं आपको समझाता हूँ क्रॉस करेंसी का कंसेप्ट। USD पर INR आपको दिया हुआ है 61.25/26। उसके बाद दोस्तों USD पर JPY आपको दिया हुआ है 80.20/25, ठीक है। आपको क्या बेसिकली चाहिए, आपको चाहिए JPY पर INR, यही चाहिए ना, ठीक है। 1 JPY इज इक्वल टू हाउ मच INR, यही आपको चाहिए। तो कैसे निकालिएगा दोस्तों, मैंने जो क्रॉस करेंसी का कंसेप्ट समझाया था वो जरा याद कीजिए आप, ठीक है। तो दोस्तों जरा देखिए JPY कहाँ पे है, इसको मैं समझाता हूँ दोस्तों। JPY ऊपर, यहाँ पे हमारा ऊपर है, लेकिन यहाँ JPY क्या है, हमारा नीचे, ठीक है, तो नीचे है ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई, अब दोस्तों यहाँ पे सेलिंग है, सेलिंग हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, ये वाला रेट लेंगे, बाइंग वाला रेट लेंगे, तो 80.20 मल्टीप्लाइड बाय INR का जरा पोजीशन देखिए, INR हमारा नीचे है और यहाँ भी INR हमारा नीचे है, तो इसका जो सेलिंग रेट है वही लेंगे, तो 61.26 उल्टा करते हैं। तो ये आपको कैलकुलेशन से ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा कि JPY पर INR कितना होगा, यानी एक जापानीज़ येन कितना INR के बराबर है। और दोस्तों एक और कंसेप्ट है कि जो JPY का कोटेशन होता है वो हमेशा 100 के मल्टीपल में होता है, ये मैंने आपको समझाया था, याद कीजिए, जब कंसेप्ट में समझा रहा था वहाँ पे मैंने बोला था इसका आगे यूज होगा। तो JPY का कोटेशन हमेशा 100 से होता है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमेशा बोलेंगे 100 JPY और जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना INR आएगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों आपको, बिल्कुल सही। तो आपको ये समझ में आ गया कि हम सेलिंग रेट क्यों ले रहे हैं, क्रॉस करेंसी वाला कंसेप्ट कैसे अप्लाई हुआ है, वेरी गुड। तो अब आपको क्या करना है, इसमें देखिए मार्जिन भी दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ प्रीमियम वाला केस नहीं है, केवल मार्जिन दिया हुआ है, तो मार्जिन हम हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि ये सेलिंग रेट है। तो आप इसका 76.3840 का 0.15% निकालिए और आपको मिलेगा इतना, इसको जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा इतना, ठीक है। तो ये आपका 100 JPY है, 100 JPY बराबर इतना है। और दोस्तों अब आप कन्वर्जन ऑफ करेंसी वाला कंसेप्ट अप्लाई कीजिए, कन्वर्जन ऑफ करेंसी, टोटल JPY कितना है, 10 मिलियन है ना, और आपको जो रेट मिला है वो कितना मिला है, 100 JPY का। तो सिंपल सी बात है ना, तो क्या कीजिएगा, तो बेस करेंसी कौन सा है आपका, JPY, ठीक है, और रेट भी किसका दिया हुआ है, JPY का ही रेट दिया हुआ है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 मिलियन को, ठीक है, 10 मिलियन को आप क्या कीजिए, इसको 100 से डिवाइड कर लीजिए पहले और 76.497 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कन्वर्जन ऑफ करेंसी मैंने समझाया था, क्योंकि जिसका रेट दिया हुआ है वही बेस करेंसी है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा इतना। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 5 या 6 एग्जाम्पल डिस्कशन किया अभी तक, ठीक है, तो सभी में नया नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आज का जो लेक्चर था इसमें आपको बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने समझाया है दोस्तों। तो यदि कोई डाउट हो तो टेलीग्राम में ज़रूर लिखिए कि हाँ मुझे यहाँ डाउट हो रहा है, मैं ये क्वेश्चन को नहीं समझा, तो मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और जिसमें जितना भी कंसेप्ट है एक बार खुद से एक बार सॉल्व कीजिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड किया उसे खुद से सॉल्व कीजिए। और दोस्तों आप BFM का मैकमिलन बुक उठाइए दोस्तों, नोट कीजिए, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको नोट कीजिए।
BFM का मैकमिलन बुक उठाइए और दोस्तों आप पेज नंबर आ जाइए, पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर है 20 से लेकर आप देखेंगे 25 या 25 नंबर तक जो है, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। 20 से लेकर 25 तक जो है कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। अभी तक जो भी मैंने कंसेप्ट समझाया आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। नहीं बनता है आप हमको टेलीग्राम में लिखिए कि हाँ ये एग्जाम्पल मुझसे नहीं बना, तो मैं अगला वीडियो में उसे समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों ये आपको खुद से, ये आपके लिए होमवर्क है। अभी तक आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये आप खुद से चेक कर सकते हैं जब आप एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वन वे प्रोसेस नहीं है, मैं तो लेक्चर डिलीवर करूंगा ही, लेकिन आपको भी उसका रिस्पांस देना पड़ेगा। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यदि आपके पास BFM का बुक नहीं है तो आप बोलिए, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा ये आपके बुक में, टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 20 आपका जो मैकमिलन का नया एडिशन बुक है, 20 से लेकर 23 पेज नंबर तक, 25 पेज नंबर तक जितने भी एग्जाम्पल हैं उसका खुद से एक बार ट्राई कीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।